नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस मंच पर। दोस्तों, देश तो आगे बढ़ता ही है। सरकार हो ना हो, 8%, 10%, 12% की जो एक सॉवरीन ग्रोथ होती है, वो तो हर वर्ष होती है। पिछले 30 वर्षों में अगर देखा जाए 1991 के बाद, तो कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना कमजोर हों, एक नॉमिनल ग्रोथ हम जिसे कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड रहता है और जीडीपी ग्रोथ भी रहती है, तो 10-12% का ग्रोथ हो ही जाता है। और ये सब हमारे जो टैक्स कलेक्शंस हैं उसके अंदर भी हर साल झलकता ही है कि नॉर्मल 10, 12, 14, 15% की ग्रोथ हो ही जाती है। कभी ज्यादा हुई तो 15%, कभी 14%, कभी 10%, कभी 12%। कोई बहुत ज्यादा कोई स्पेक्टेकुलर गेन हो किसी एक साल में तो उसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं। अदरवाइज एक सॉवरीन ग्रोथ जिसे कहा जाता है एक देश की, वो हमेशा होती ही रहती है। सरकार कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल कुछ वर्षों से जो हमारे जीवन यापन के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा समाप्त हो गई। आप सिलेंडर की बात करो, पानी की अवेलेबिलिटी की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, बदहाली की बात करो, या फिर स्टार्टअप्स का बुरा हाल है। इस समय एक के बाद एक बैंकक्रप्ट भी हो रहे हैं और खत्म भी होते जा रहे हैं। जहां बायजू जैसे एक बड़े स्टार्टअप जो कि जिसे कहते हैं डेकाकॉन थे, वहां से गिर चुके हैं। इस टाइम 5.1 का बिलियन डॉलर का नया वैल्यूएशन आया। एक टाइम था 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का उनका वैल्यूएशन था। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ हुई है पिछले एक वर्ष में, वो तो बहुत ही कमजोर है। 1.3% हुई है, जो हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। लेकिन जो चकाचौंध है जो दिखाया जा रहा है, उसमें सब कुछ खो जाता है। एक किस्म से हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली, सरकार कहती है कि रोना है तो रोते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म इन चीजों के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म हुआ है किसी बड़ी चीज के लिए, जैसे कि नोटबंदी या जीएसटी लाना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अब यूसीसी की बात हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो बदलाव आते हैं वो हमेशा इंक्रीमेंटल बदलाव आते हैं। पर ये शख्स जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये बहुत जल्दी में है कुछ ऐसे बदलाव लाने के लिए जिन्हें समाज करने के लिए सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ले लेता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मोरेज। नॉर्म्स वो होते हैं जो कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं। मोरेज वो होते हैं जो सामाजिक नियम होते हैं, जो धीरे धीरे समाज इवॉल्व होता है और उसकी स्वीकृति आती है। पर इन्हें लगता है कि कानून के एक स्ट्रोक से शायद सब कुछ हम लागू कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह है, आपकी बदहाली है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई, डॉक्टर की फीस बढ़ गई। आज बहुत बड़ा एक मेजर न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जिस ढंग से हाइक हुए हैं इस समय, और जो मेडिकल इंश्योरेंस के जो खर्चे हाइक हुए हैं, उसने लोगों को अचंभित कर दिया है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि जो भारत सरकार जो हेल्थ बजट आपको दे रही है, करीब करीब 85-90 हजार करोड़ का इस साल का, उससे ज्यादा पैसा जो जीएसटी का कलेक्शन है, लगभग 18 लाख करोड़ का एक साल में, उससे उतना पैसा सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में से भी जीएसटी के रूप में वो स्वीकार कर रही है, वो प्राप्त कर रही है, जो 18% है आपके। तो आप सोचिए कि एक तरफ जनता को चूज कर और फिर उस पैसे का वहां पर हेल्थ बजट में लगाए जाना एक किस्म से दुखद भी है। कुछ विश्लेषक इसको ब्लड मनी भी कह रहे हैं। लेकिन ये सरकार आपकी जो भी रोना है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बदहाली पे, आपके जीवन यापन में जो प्रतिदिन की जो डिफिकल्टीज आ रही हैं हर मोड़ पर, उसे सुनने को तैयार नहीं है। और ये कहते हैं कि हमारे जो 10वें अवतार हैं, उनका जन्म किसी और चीज के लिए हुआ है, वो अलौकिक हैं और वो इन चीजों के लिए पैदा नहीं हुए। तो इनके लिए उनको मत कहिए, उनको मणिपुर के लिए भी मत कहिए, जो कुछ बाकी चीजें छोटी मोटी हो रही हैं उसके लिए मत कहिए। वो उनका मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, मैंने मुद्दा इसलिए उठाया कि जब सरकारें एक आम इंसान के मुद्दों से मुंह फेर लें,
तो फिर जनता जाए कहां? तो फिर क्यों चुने ऐसी सरकारें जिनका इन मुद्दों से वास्ता ही नहीं है? तो क्या किया जाए अल्टीमेटली? आज इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हिंदुस्तान के जाने माने चेहरे हैं। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर क्या करें, रवायत है। अनिल सिन्हा जी, अधीर रोहल जी, आलोक भदौरिया जी, वरिष्ठ विश्लेषक और विद्वान, आप सबका स्वागत है। बिना किसी क्वेश्चन के मैं अनिल सिन्हा जी आज आपके पास आता हूं। क्या वास्तव में सरकार को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं है? और वो कुछ ऐसे मुद्दे निकाल के लाते हैं, नोटबंदी ले आएंगे या फिर क्या कहते हैं कि लॉकडाउन कर देंगे कभी, या कभी वो अब यूसीसी की बात कर रहे हैं, जिनका हमारे आम जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ एक इमोशंस क्रिएट करके वोट लेना और सत्ता लोलुपता जिसके अंदर झलकती है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अनिल सिन्हा जी, आपकी पूरे परिदृश्य पर टिप्पणी चाहूंगा, और मेरी एक पर्सनल निवेदन है, इस बीच विवेक जी भी हमारे से जुड़ गए, स्वागत है आपका भी, कि हम अपनी टिप्पणी को 7 से 8 मिनट में सीमित करेंगे, समय की बाध्यता होती है। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो भी चल रहा है देश में, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के साथ। कोई जो राजनीति हमारी चलती रही है या जो दुनिया में कहीं भी राजनीति चलती है, उसकी राजनीति से इसकी तुलना नहीं कर सकते, और उसके टर्म्स में आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसके हिसाब से आप नहीं सोच सकते। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि कोई भी ऐसा मुल्क इस तरह का नहीं है। मतलब हम डेमोक्रेसी है, हमने 75 साल तक डेमोक्रेसी चलाई है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम दावा कर सकते हैं, जैसा दावा किया अभी अपने मोदी जी ने अमेरिका में कि हम लोग डेमोक्रेसी तो डीएनए में हमारे है, तो ये दावा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इंस्टीट्यूट जो है और जो वास्तविकता है, उसमें इतना गैप जो है वो कहीं नहीं है। मान लिया जहाँ पर ऑटोक्रेसी है, यहाँ जो अथॉरिटेरियन रूल है, वहाँ वहाँ खुल्लम खुला वो इस तरह की बात करते हैं। लोग जानते हैं कि पुतिन किस तरह के हैं, लोगों को पता है कि चीन में जो है सो वन पार्टी सिस्टम है और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कि डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है वास्तविकता में। ये जो दिक्कत है, इसीलिए इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसका रैशनल क्या है। रैशनल यही है कि उसमें आपको, मुझको लगता है क्या कि हम लोग चूंकि बात से हम लोग भी भागते हैं कई बार, कि हम लोग जो इस सरकार का जो क्लास कैरेक्टर, जो मार्क्सिस्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझको अंत में ये कहना पड़ता है कि ये जो क्लास कैरेक्टर है और इसका कास्ट कैरेक्टर है, एक जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है एक तरफ, जो सामाजिक रूप से वो लागू करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है जो कैपिटलिस्ट लोगों का। तो ये कैपिटलिज्म के पक्ष में, कैपिटलिज्म भी वो जो अभी का कैपिटलिज्म है पूरे वर्ल्ड में, जिसको कि आप ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का फेज कह सकते हैं, जो रशियन, मतलब जो यूएसएसआर, जो सोवियत रूस है, उसके खत्म होने के बाद का है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाहते हैं। देखिए कि आपने अभी बताया कि किस तरह से ये जो ब्लड मनी ले रहे हैं, सारा जो ओरिएंटेशन है वो है कि गरीब, मतलब जो आम जनता है उसका पैसा निचोड़ने का और उसके पैसे जो दे देने का अमीरों को। और ये इतना मतलब सुनियोजित तरीके से चल रहा है। ये नहीं है कि ये यही गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ये इस तरह की नीतियां अपनाई। मतलब ये बोलना चाहिए कि मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने मिलकर, या प्रणब मुखर्जी, ये तीनों की जो नीतियां थी वो अंततः उनके पक्ष में थी, लेकिन एक ह्यूमन फेस भी था। जो अरुणा राय या बाकी लोग, इस तरह के एडवाइजरी कमेटी या इस तरह का जो ये था, मतलब, और जो कांग्रेस के अंदर जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उसका भी दबाव था। लेफ्ट का फर्स्ट जो यूपीए थी 2005 से लेकर 2009 तक, 2004 से लेकर, वो उसमें एक दबाव था, जिसमें मनरेगा आपने देखा, फूड सिक्योरिटी के एक्ट देखे, और एक तरह का लिबरल फेस था। वो लिबरल फेस खत्म हो गया आफ्टर मोदी आने के बाद। और उन्होंने कहा ही था कि गुजरात का मॉडल लाना है,
गुजरात का मॉडल यही था। गुजरात का मॉडल जो है बिग बिजनेस लोगों के साथ करना था, उन्होंने तो खत्म कर दिया। इवन जो एमएसएमई थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, उनको साफ कर दिया। तो वो मॉडल इन्होंने लाया आर्थिक नीतियों में। अब है क्या कि इस मॉडल को चलाने के लिए तो जनता के खिलाफ है, हारेंगे, हर इलेक्शन आप हारेंगे। तो अब उनको जनता को बांटने के लिए आप यूसीसी की बात करेंगे। 9 साल में हर समय में एक मुद्दा ये रखा है इसने। पहले राम मंदिर का मुद्दा पर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर चलाया इन्होंने कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने देखेंगे कि मॉब लिंचिंग, गो हत्या, फलना, ये सब करके एक पोलराइजेशन किया। और ये लास्ट फेज है, इसमें इनके पास मुद्दे नहीं है। तलाक, ट्रिपल मतलब जो तलाक है, इसके खिलाफ कानून बना चुके हैं, उनको उसको क्रिमिनलाइज कर चुके हैं ये। लेकिन अब वो उनको लग रहा है क्या कि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। और इसमें जो 2024 के इलेक्शंस में इसके पास शो केस करने के लिए कुछ नहीं है। कह नहीं सकते कि आपको रोजगार दिया है, कह नहीं सकते कि हमने सस्ते भोजन दिए हैं, कह नहीं सकते कि सस्ता पेट्रोल है, कह नहीं सकते कि हमने ये इतनी तरक्की कर ली है कि अब लोगों को कुछ ये मतलब पूरा देश जो है खुशहाली की ओर जा रहा है। किसानों को कुछ नहीं कह सकते, नौजवानों को कुछ नहीं कह सकते, औरतों को कुछ नहीं कह सकते। तो अब इन्होंने ये यूसीसी का, ये पोलराइजेशन का है, सिर्फ यूसीसी का मामला नहीं है ये। अभी मतलब आप ज्यादा मैं न बोलूं, लेकिन चाहेंगे कि फाइट हो स्ट्रीट पर, और जो कि आप मणिपुर में देख रहे हैं। और वो स्ट्रीट फाइट जो है इनका क्रिएशन है, क्योंकि इन्होंने एक हिंदुत्व के हिसाब से वहां का जो एथनिक आइडेंटिटी थी मैतेई की, उसको चेंज कर दिया हिंदू आइडेंटिटी में। और अभी एकदम रोड पर, स्ट्रीट पर फाइट हो रहा है, सिविल वॉर हो चल रहा है एक हिस्से में, जो कि धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में पूरा दिखाई देगा। तो इनका ये किसी तरह डिवाइड करके 2024 में चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन का कोई प्लान इनके पास रह नहीं गया। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, और मुझको लग रहा है कि इसको फाइट आउट करना चाहिए सब लोगों को, विपक्ष के साथ मिल करके, कि ये पोलराइजेशन के आधार पर नहीं होना चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन होना चाहिए रियल इश्यूज पर, और रियल इश्यूज पर जो सब आप जिस तरह से कांग्रेस कह रही है उसका एवेल्यूशन होना चाहिए कि वो क्या वादे कर रही है। सब पार्टियों को ये मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए अभी जो 2024 के पहले सबसे बड़ा चैलेंज होगा सिविल सोसाइटी, अपोजिशन पार्टीज, मीडिया, सबके सामने, ये जो पोलराइजेशन की जो इनकी कोशिश है उसको कैसे आप काउंटर करते हैं।